दोपहर के 1 बज रहे थे। कामिनी किचन का काम खत्म करके अपने कमरे में आराम करने जा ही रही थी कि ससुर जी की आवाज कानों में पड़ी। वे सासू माँ से कह रहे थे, कुछ समझाओ मयूरी को, कब तक यहाँ रहेगी? जो हुआ सो हुआ, मगर अब दामाद जी से नाराज होकर क्या यही बैठी रहेगी? सासू माँ ने कहा, मैं क्या समझाऊं उसे, थक गई हूँ समझा समझा कर, पर मेरी सुनता कौन है यहाँ? आप ही की बेटी है, आप ही पर गई है, गुस्से और जिद में। मैं तो उसके आगे हार मानती हूँ जी। अब आप ही समझाओ अपनी बेटी को। सासू माँ बेहद उदास हो गई। ससुर जी भी बेमन से बिस्तर पर लेट गए। कामिनी दरवाजे की ओर से सारी बातें सुन रही थी। वह भी दिन भर की थकी अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। वह मन ही मन सोचने लगी, पिताजी की सोच भी सही है। आखिर कितने दिन तक विवाहित बिटिया को घर पर रख सकते हैं? कामिनी और उसकी नंद मयूरी की शादी एक साथ ही हुई थी। कामिनी दुल्हन बनकर यहाँ आई तो मयूरी दुल्हन बन ससुराल गई। कामिनी एक मध्यम वर्गीय परिवार की शिक्षित, संस्कारी और शांत लड़की थी, जबकि मयूरी रईस परिवार की शिक्षित, संस्कारी और गुस्सैल लड़की थी। कामिनी ससुराल में सबसे बहुत अच्छे से घुल मिल गई, जबकि मयूरी ससुराल के रहन सहन में खुद को नहीं ढाल पा रही थी। रोज किसी न किसी बात पर मयूरी का गुस्सा पति पर उतरता। वो उसे समझाने की लाख कोशिश करता कि मयूरी समझो, सामंजस्य बिठाओ, मगर नहीं। मयूरी को तो अपनी आज़ादी, अपनी जिंदगी ज्यादा प्यारी थी। पति से लड़ झगड़ चली आई मायके। पिछले 2 महीने से मायके में है। माता पिता, सास ससुर, पति, भाई सब आए मनाने, लेकिन उसने साफ साफ जाने से इनकार कर दिया। पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। ऐसे में मयूरी दीदी के यहाँ आ जाने से वे काफी परेशान हो गए थे। एक दिन पिताजी ने मुझे और मयूरी दीदी को पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम दोनों रोज मुझे खाना बनाकर खिलाती हो ना, आज मैं बनाकर खिलाऊंगा। मैंने रोकते हुए कहा भी कि पापा, आपको काम करने की क्या जरूरत है, हम हैं ना, हम रोज ही तो करते हैं। आप सिर्फ आज्ञा दीजिए क्या बनाऊं। मगर पिताजी तो उस दिन किसी और ही मूड में थे, सो वे नहीं माने। हमसे सारा सामान मंगवाए और शुरू हो गए। मैं और दीदी उन्हें बस काम करता देखते रहे। पिताजी ने आलू काटे तो आधे एकदम बारीक कटे हुए थे, आधे मध्यम आकार के, आधे एकदम बड़े बड़े। हमारी समझ से परे था कि पिताजी आखिर कर क्या रहे हैं। सासू माँ भी पास आकर बैठ गई पर बोली कुछ नहीं। पिताजी ने एक बर्तन में आटा निकाला, फिर मयूरी दीदी से पूछा, बेटे ये क्या है? गेहूं का आटा है पापा। दीदी ने तपाक से कहा, नहीं, ये सिर्फ आटा नहीं है, ये है तुम्हारा अपना परिवार, जिस पर तुम्हें प्यार रूपी पानी डालकर उसे एक साथ बड़े प्रेम से पिरोना होता है। इसमें डाला जाने वाला नमक उस प्रेम की मिठास है, जो अगर न हो तो रोटी फीकी लगेगी और तो और जायका भी बदल जाएगा। तुमको अपने इस आटे रूपी परिवार को प्रेम रूपी पानी डालकर इस तरह एक साथ करना है कि आटा गीला भी न हो और कठोर भी न हो। अर्थात प्यार ज्यादा होने पर लोग बिगड़ जाते हैं और प्यार कम मिलने पर इस तरह कठोर दिल के बन जाते हैं कि किसी की परवाह नहीं करते। दोनों ही परिस्थिति में अच्छी रोटी नहीं बनती। अच्छी रोटी बनाने के लिए आटे को नरम गूंथना होता है, यानी नरम व्यवहार से परिवार एक बनता है। अब देखो, इसकी छोटी छोटी लोया बनाते हैं और उसे बेलकर तवे पर सेंकते हैं। ये छोटी छोटी लोया है तुम्हारे घर के हर एक सदस्य, जिनको तुम्हें ही बड़े प्यार से आकार देना है, अर्थात बेलना है और उसके बाद तवे पर सेंकना है। पिताजी ने 3 रोटियां सेंकी। एक तो तवा ज्यादा गर्म होने के कारण जल गई थी, दूसरी ठंडी होने से कच्ची रह गई तो तीसरी बहुत अच्छी सिनकी हुई फुल्का बनी थी। उन्होंने बोलना जारी रखा, जैसे तुम दोनों ने देखा कि ज्यादा आंच पर रोटी जल गई, कम पर कच्ची रह गई और मध्यम पर बहुत ही अच्छी बनी। यही बात तो जीवन में भी है मेरी बच्चियों। अगर हम हर बात पर गुस्सा करेंगे तो रिश्ते भी इस जली रोटी की तरह जल जाएंगे। रिश्तों पर ध्यान नहीं देंगे या प्रेम नहीं करेंगे तो रिश्ते कच्ची रोटी की तरह हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इन्हीं रिश्तों को प्रेम से, समझ से, गुस्से से सामंजस्य बिठाकर चलाएंगे न तो रिश्ते भी बने रहेंगे और मिठास भी, बिल्कुल इस फुल्का रोटी की तरह। याद रखो कि तुम्हें रोटियां भी सेंकनी है, उन्हें जलने भी नहीं देना है और अपनी उंगलियां भी बचानी है। मतलब तुम्हें प्रेम भी देना है और खुद में परिवर्तन लाकर खुद को बचाना भी है। यही परिवार का महत्व है। अब जरा इस आलू की सब्जी को ही देख लो, जो बारीक कटे हैं वो जल गए हैं, मध्यम आकार के पक गए और बड़े आकार के कच्चे ही रह गए, जबकि हमने तेल मसाले सब में एक जैसे ही डाले और साथ में ही भुना है। फिर ऐसा क्यों है जानती हो? क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। सबका अंदाज अलग अलग होता है, सबके स्वभाव भी अलग अलग होते हैं और सबकी परिस्थिति अलग अलग होती है। बात है सिर्फ हमारे समझ की है कि हमें किस तरह उसे खाने लायक बनाना है, अर्थात किस व्यक्ति के साथ हमें किस प्रकार व्यवहार करना है।
इतना सब बोल पिताजी ने बड़े प्रेम से दीदी के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तुम मेरी दुश्मन नहीं हो, इस घर की शान हो, जब तक चाहे रह सकती हो, मगर गलती तुम्हारी है। दामाद जी तो हर समय तुम्हें समझाते हैं, इस तरह गुस्से में अपने परिवार को छोड़ देना समझदारी है क्या? तुम तो वो फूल बनो जो अपने ससुराल के साथ साथ मायके को भी महका सकती हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी वो परिवार है और तुम्हें ही अपने प्रेम के नमक से उस परिवार को एक सार बनाकर सही आकार में ढालकर मध्यम आंच पर सेंककर रोटियां बनानी है, जैसे तुम्हारी भाभी कामिनी कर रही है। इतना बोल पिताजी आंसू पोंछते हुए किचन से बाहर चले गए। दीदी भी बिना कुछ बोले कमरे में चली गई। दूसरे दिन दीदी ने पिताजी से कहा, पापा आप उनको फोन कर बुला लीजिए, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं भूल गई थी कि मेरे उस घर के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। थैंक यू पापा, आपने मुझे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा दे दी, अब कभी भी इस सबक को नहीं भूलूंगी। रुआसी सी आवाज में कहते हुए वे जमीन पर बैठ गईं। पिताजी ने दीदी को उठाते हुए कहा, शाबाश मेरे बच्चे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं कल ही तुम्हें ससुराल खुद छोड़ने जाऊंगा। मैं बड़े आदर से पिताजी की ओर देखने लगी। कितनी आसानी से उन्होंने मुझे और दीदी को इतनी बड़ी शिक्षा दे दी। हर स्त्री के जीवन में ये शिक्षा लागू होनी चाहिए ताकि कोई भी घर टूटने से बच जाए। मैं तो भविष्य में अपनी बेटी को भी यही शिक्षा दूंगी, जिससे वह भी ससुराल में खुशी से जी सके। आज ससुर जी से मिली शिक्षा के कारण ही मैं एक सफल गृहिणी बन गई पाई हूँ।